आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजरायली हुकूमत जल्द ईरानी इंतकाम का मजा चखेगी, ईरान की वार्निंग से बौखलाया नेतन्याहू। बेंगलुरु में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ हिकमत अमली की तैयार। जेल से बाहर आने के बाद इंजीनियर राशिद का पहला बयान, कहा किसी भी हाल में बीजेपी की हिमायत नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर इमरान मसूद का बयान, कहा मदरसे में मजहबी तालीम देने पर क्यों है एतराज। हिमाचल प्रदेश हुकूमत के वजीर विक्रमादित्य का बड़ा बयान, कहा संजोली मस्जिद गैर कानूनी पाई गई तो होगी मुंदहिम। यूपीएटीएस अदालत का मजहब तब्दीली मामले में बड़ा फैसला, उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी को सुनाई उम्र कैद की सजा। बीएचपी की बैठक में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने जज हेमंत पर उठाए सवाल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका में सिफारतकार डोनाल्ड लू से मिले, अमित शाह बोले राहुल मुल्क मुखालिफ ताकतों के साथ। तशद्दुद की आग में जल उठा कर्नाटक, गणेश विसर्जन में मारपीट और पत्थरबाजी। पूरी दुनिया काफी लंबे वक्त से ईरान के इजराइल के खिलाफ इंतकाम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसको लेकर अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ ताज़ा चेतावनी जारी की है। ईरान ने इजराइल को हड़काते हुए कहा है कि इजरायली हुकूमत जल्द ईरानी इंतकाम का मजा चखेगी और अपने गुनाहों का हिसाब चुकाएगी, और गजा में जुल्म सह रहे फिलिस्तीनी जल्द इजरायली जुल्म पर फतह पाएंगे। ईरान की ये ताज़ा धमकी आने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह थर्राया हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू चारों जानिब से घिरा हुआ है और अब तो ईरान की भी जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई है। इस्माइल हानिये के कत्ल के साथ साथ गजा में मासूम जानों के जिया का भी इंतकाम लेने की ईरान ने ठान ली है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ की चेतावनी ने तो अब नेतन्याहू की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ का कहना है कि इजराइल और उसके एलाइज बहुत जल्द गजा में करारी शिकस्त का सामना करेंगे और अपने संगीन जुर्मों का बदला चुकाएंगे। चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान एक मजबूत, महफूज और काबिल फ़ख्र मुल्क है जो जालिमों से अल्फाज की नहीं बल्कि ताकत की ज़बान से बात करता है। इजराइल को धमकी देते हुए चीफ ने कहा कि हम तमाम दुश्मनों को सजा देंगे और उनसे बदला लेंगे, और जब तक बदला नहीं लिया जाता हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें सजा देना एक हकीकत है जिसका हमने पिछले 45 सालों में कई बार तजुर्बा किया है। वहीं महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि हम दुश्मनों के बुरे कामों और ज़रूरत से ज्यादा मुतालबात के मुकाबले में कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। सलामी ने ईरान की तरफ से इजरायली इलाके के खिलाफ ट्रू ऑपरेशन प्रॉमिस की तरफ इशारा किया और कहा कि फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इजरायली जारहियत का जवाब देने का ईरान का अहद यकीनी है और सही वक्त और जगह पर पूरा होगा। ईरान के इस वार्निंग ने नेतन्याहू को बुरी तरह बौखला दिया है। इससे पहले भी ईरान की धमकी के बाद नेतन्याहू ने बंकर में अपने छिपने का इंतजाम किया था। अब देखना यह है कि इस बार नेतन्याहू अपने छिपने के लिए दुनिया में कौन सा कोना ढूंढ पाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वफद बेंगलुरु के दौरे पर है और इस सिलसिले में शहर के दारुल उलूम सबील अल रशद अरबी कॉलेज में एक अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम सियासतदानों ने शिरकत की। मीटिंग में एनडीए हुकूमत की तरफ से लाए गए वक्त तरमीमी बिल पर गहराई से बहस हुई। ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक और दीगर मकामी समाजी तंजीमों के अहदेदारान ने भी इसमें शिरकत की और तजावीज़ पेश की। यहाँ ये भी तजवीज़ की गई कि इस मुहिम में ख्वातीन को भी मदऊ किया जाए ताकि वो गैर आइनी बिल की सही तरीके से मुखालफत कर सकें। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मोदी हुकूमत का वक्फ बिल हरगिज काबिल कबूल नहीं है। इससे बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की जायदाद छीनना चाहती है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर समाजी और कौमी तंजीमें मुत्तहिद होकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। राज्यसभा डॉक्टर रहमान खान और कर्नाटक के वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद ने भी इस बैठक में शिरकत की। जेल से बाहर आते ही एमपी इंजीनियर राशिद ने बीजेपी और पीएम मोदी से लेकर आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बयान दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से एमपी राशिद शेख को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उबूरी जमानत दी थी। जेल से बाहर आकर राशिद ने कहा कि वो पीएम मोदी के नए कश्मीर के नैरेटिव से लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का ये नैरेटिव जम्मू कश्मीर में पूरी तरह फेल हो चुका है। राशिद टेरर फंडिंग मामले में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए राशिद ने कहा कि मैं कसम खाता हूं, मैं मोदी जी के नए कश्मीर के आइडिया से लड़ूंगा जिसे जम्मू कश्मीर की आवाम ने नकार दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने उसे भी नकार दिया है जो मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया था। मैं ये कह देना चाहूँगा कि मोदी जी डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं।
वहीं राशिद ने यह भी कहा कि वो किसी भी हाल में बीजेपी की हिमायत नहीं करेंगे। राशिद ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में लोगों ने मोदी के प्यार की वजह से वोटिंग नहीं, बल्कि उन्हें ये बताने के लिए वोट डाला था कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों की रुकनियत खत्म किए जाने के बाद लोकसभा एमपी और कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने योगी हुकूमत पर हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने शिमला मस्जिद तनाज़े और रेलवे ट्रैक पर हो रहे हादसों के लिए बीजेपी की तरफ से तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भी रद्दे अमल का इजहार किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 513 मदारिस की रुकनियत मनसूखी पर इमरान मसूद का कहना था कि मदारिस में बच्चों को मजहबी तालीम दी जा रही है, लेकिन हुकूमत अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। उनका एजेंडा नफरत फैलाना और नफरत की बातें करना है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मदरसे आपसे पैसे ले रहे हैं? अगर बच्चों को तालीम देने का काम हो रहा है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? वहाँ कोई मुल्क दुश्मन तालीम नहीं दी जा रही है, वो अपने मजहब की तालीम दे रहे हैं। वहीं शिमला मस्जिद तनाज़े पर उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी अपनी पार्टी के कुछ रहनुमा इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने सारी सूरत हाल ख़राब कर दी है। एक छोटा सा वाक़या बगैर किसी वजह के इतने बड़े तनाज़े में बदल गया है। ऐसे लोगों की ज़बानों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है जो बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं। बीजेपी ने रेलवे ट्रैक पर होने वाले हादसा का जिम्मेदार तबलीगी जमात के लोगों को ठहराते हुए कहा था कि कोरोना भी तबलीगी जमात के लोग लाए हैं। जब उनका काम नहीं होता तो उन्हें तबलीगी जमात और मुसलमान नजर आते हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गैर मुस्लिम तंजीम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मस्जिद को गैर कानूनी बताकर गिराने की बात कर रहे हैं। बताते चलें कि 11 सितंबर को संजौली मस्जिद के करीब गैर मुस्लिम तंजीमें एहतिजाज कर रही थी और मस्जिद को गिराने का मुतालबा कर रही थी। उधर हिमाचल प्रदेश हुकूमत के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद गैर कानूनी पाई गई तो इसे गिरा दिया जाएगा। इससे पहले वजीर अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुंदहिम करने का मुतालबा भी किया था। हिमाचल प्रदेश हुकूमत के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि हर किसी को सही तरीके से एहतिजाज करने का हक है। आप एहतिजाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए कि पुरअमन माहौल ख़राब हो। इसी सिलसिले में पुलिस की जानिब से इक़दामात किए गए हैं। जहाँ तक गैर कानूनी तामीरात का ताल्लुक है, अगर यह गैर कानूनी पाई गई तो इसे ज़रूर गिराया जाएगा। हालांकि इससे पहले कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के वजीर अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि ये मस्जिद गैर कानूनी है और हिमाचल हुकूमत इसकी ज़मीन की मालिक है। उन्होंने संजौली में होने वाले मुजाहिरे में भी शिरकत की थी। कांग्रेस उनके बयान से बेचैन हो गई थी और सीएम सिक्खू ने यहां तक कहा था कि वजीर को बयान देते वक्त तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था। उन्होंने इस मस्जिद में गैर कानूनी तामीरात को गिराने का भी मुतालबा किया था और इसी वजह से शिमला शहर के एमएलए हरीश जनार्थ और उनके दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। मजहब की तब्दीली से जुड़े मामले में एटीएस कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी समेत कई मुल्जिमों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे गैर कानूनी तब्दीली ए मजहब समेत कई दफात के तहत मुजरिम करार दिया है। बता दें कि एटीएस की खुसूसी अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने बुध को गैर कानूनी तब्दीली के मामले में 12 को उम्र कैद और 4 को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तब्दीली मजहब एक्ट के निफाज के बाद पहली बार मुजरिमों को 2021 में सजा दी गई थी। फतेहपुर की एक टीचर कल्पना सिंह ने मौलाना उमर गौतम पर गैर कानूनी तौर पर बच्चों का मजहब तब्दील करने का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उमर गौतम समेत मुल्क भर से गिरफ्तारियां की। एटीएस अदालत ने 14 मुल्जमान को ताज़रात हिंद की दफ़ा 417, 120B, 153B, 295A, 121A, 123 और दफ़ा 3, 4 और 5 के तहत मुजरिम करार दिया था। एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत तमाम मुल्जमान को कसूरवार करार दिया। मौलाना समेत तमाम मुजरिमों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने जिस शिक के तहत इन सब को कसूरवार पाया, कानूनी माहिरीन ने मुल्जमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद और कम से कम 10 साल कैद का अंदाज़ा लगाया था। अदालत ने फरीकीन के वकीलों के दलाइल सुनने के बाद ये सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हेमंत गुप्ता ने वीएचपी की बैठक में हिस्सा लिया, जिसको लेकर अपोजिशन पार्टी के लीडरान ने उनको जमकर तनकीद का निशाना बनाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हेमंत गुप्ता पर हमला बोला है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हेमंत गुप्ता, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, वो साबिक जजों में शामिल थे जिन्होंने इतवार को एक तकरीब में हिंदुत्व ग्रुप विश्व हिंदू परिषद में शमूलियत इख्तियार की। अदालत और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के कम अज़ कम 30 रिटायर्ड जजों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और मजहबी तब्दीली जैसे मसाइल पर भी बातचीत की गई और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के फैसले का दिफा किया गया।
انہوں نے کہا کہ ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے میں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. جہاں تک ریٹائرڈ ججوں کی اس طرح کی تقریبات میں شرکت کا تعلق ہے، میں دوسروں پر تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنی بات رکھنے کی آزادی ہے. وہیں ترنمول کانگریس کی مہوا موئترا نے سپریم کورٹ کے سابق جج ہیمنت گپتا کو اس پروگرام میں شرکت کرنے پر نشانہ بنایا. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یقیناً مائی لارڈ، آپ کسی بھی پروگرام میں شرکت کے لیے آزاد ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ سنبھالیں، راجیہ سبھا کے نامزد رکن بنے، بھگوان کو کون روک سکتا ہے. تو وہی راہل گاندھی نے اپنے امریکہ کے 3 روزہ دورے کے دوران سینئر سفارتکار ڈونلڈ لو سے ملاقات کی، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے لو کی ملاقات ایک سفارتی گفتگو کا حصہ تھی. بتا دیں کہ راہل گاندھی نے لو سے ملاقات کی تھی، جو امریکی محکمہ خارجہ کی جنوبی اور مشرق ایشیائی بیورو کے معاون وزیر خارجہ ہیں. لو اس ہفتے ہندوستان اور بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں. ڈونلڈ لو پہلے نئی دلی جائیں گے اور یہاں وہ ایک کاروباری سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے بعد لو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان 8ویں 2+2 وزارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے. پھر وہ بنگلہ دیش جائیں گے، جہاں وہ عبوری حکومت کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جیسے کہ انہوں نے اس سال کے شروع میں کیا تھا. ڈونلڈ لو کا نام جنوبی ایشیائی ملکوں میں تختہ پلٹ سے جوڑ کر دیکھا جاتا رہا ہے. پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد بھی ان کا نام سامنے آیا تھا. وہیں عمران خان نے کھلے عام ان کا نام لیا تھا اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا. پچھلے مہینے بھی بنگلہ دیش میں جب شیخ حسینہ کو سطح سے ہٹایا گیا تھا، تب بھی ڈونلڈ لو کا نام سامنے آیا تھا، حالانکہ امریکہ نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا. بتا دیں کہ راہل گاندھی نے پاکستان کی حامی الہان عمر سے بھی ملاقات کی تھی اور بی جے پی کے کئی رہنماؤں نے راہل گاندھی کی اس ملاقات پر تنقید کی تھی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ ملک مخالف باتیں کرنا اور ملک کو توڑنے کی کوشش کرنے والے طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی عادت بن گئی ہے. نیتیش کابینہ نے بہار میں اقلیتی رہائشی اسکول کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے. کشن گنج اور دربھنگا کے بعد بیگوسرائے اور کٹیہار ضلعوں میں 107 کروڑ 85 لاکھ 11 ہزار روپے کی لاگت سے اقلیتی رہائش اسکول بنائے جائیں گے. بہار سنی وقف بورڈ نے بیگوسرائے کے خضر چک اور کٹیہار کے سرنیا میں 560 بیڈ دستیاب کرائے ہیں. نیتیش کیبنٹ نے دونوں جگہوں پر اسکول کی تعمیرات کے لیے پیسوں کی منظوری دے دی ہے. 2 اضلاع میں منظوری ملنے کے بعد بہار حکومت کا محکمہ اقلیتی بہبود بھی دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے. محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری سہیل عالم نے ریاست کے بڑے اضلاع کے ضلع اقلیتی بہبود کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اپنے متعلقہ اضلاع میں اراضی کی نشاندہی کریں اور اس کی دستیابی کے بارے میں دستاویزات اور تجاویز محکمہ کو ارسال کریں، تاکہ یہ زمین کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور آئندہ کابینہ کی بیٹھک میں اس پر غور و خوض کیا جا سکے. کرناٹک کے مانڈیا میں گنیش وسرجن کے دوران فرقہ وارانہ تشدد بھڑک اٹھا. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پتھراؤ کے بعد کئی دکانوں اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ بائک کے شو روم کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا. دراصل بدریکو پلا گاؤں کے نوجوان گنیش وسرجن کے لیے جلوس نکال رہے تھے اور یہ جلوس ناگمنگلا کی مرکزی سڑک پر ایک مسجد کے قریب سے گزرا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران جلوس پر پتھراؤ کیا گیا. صورتحال مزید بگڑ گئی اور دونوں برادریوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں. جب پولیس نے لاٹھی چارج کا سہارا لیا تو غیر مسلم برادری کے مشتعل لوگوں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرہ کیا اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے اس واقعے کے خلاف آج ناگمنگلا میں بند کی کال دی ہے. پولیس نے اس معاملے میں 52 لوگوں کو حراست میں لیا ہے. وہیں پولیس کی کارروائی کے بعد گرفتار افراد کے لواحقین تھانے کے سامنے جمع ہو گئے اور اپنے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہیں بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ سب کو پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا ہے، جو بھی بے قصور ہوگا اسے رہا کر دیا جائے گا. بنگال کی کھاڑی میں بنے اسٹرانگ سسٹم کے چلتے شمالی ہند میں بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. کئی شہروں میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے تو کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کے چلتے کئی جانیں بھی گئی ہیں. آپ کو بتا دیں کہ بدھ کو مدھیہ پردیش کے 28 اضلاع میں شدید بارش ہوئی. گوالیار میں 8 انچ اور بھوپال میں 24 گھنٹے کے دوران 2.5 انچ بارش ہوئی. دتیا میں 400 سال پرانے قلعے کی دیوار گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چھتیس گڑھ میں 30 سال بعد سیلابی صورتحال بنی ہے. وہیں موسلادھار بارش کی وجہ سے یو پی، ایم پی اور راجستھان میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. دلی کے کئی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں تک موسلادھار بارش جاری رہی، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر جانے سے ٹریفک متاثر ہوا. وہیں اترکاشی، ٹہری، چمولی، رودرپریاگ، الموڑا اور پتھوڑا گڑھ اضلاع میں موسلادھار بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی بدری ناتھ اور کیدارناتھ دھام کی اونچی پہاڑیوں میں موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے، جس سے ان علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے. کیدارناتھ دھام میں میرو سومرپ پہاڑ کی چوٹیوں پر شدید برف باری ہوئی ہے، جبکہ بدری ناتھ دھام کی اونچی چوٹیوں پر پہلی برف باری ہوئی ہے.
शदीद बारिश की वजह से केदारनाथ का पैदल सफर 2 घंटे तक बंद रहा। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही केदारनाथ धाम की बुलंद चोटियों पर ठंड ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में पीठ ने सभी फरीकों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। दिल्ली के सीएम को ईडी के केस में जमानत मिल चुकी है, जबकि ये मामला सीबीआई की तरफ से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा है। केजरीवाल ने 2 अर्जियां दायर की थीं। एक अर्जी में उन्होंने जमानत से इनकार को चैलेंज किया था और दूसरी दरख्वास्त में सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया। ईडी मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। ईडी केस में अबूरी जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दलाइल पेश किए और कहा कि उनकी जमानत कानूनी है, और साथ में ये भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं मिला है। उन्हें जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई और सबूत नहीं लगे हैं। सीबीआई ने 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सिर्फ एक गवाही की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल की रिहाई जरूरी है और उन्हें बगैर किसी सबूत के जेल में रखना कानून के खिलाफ वर्जी है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं और ऐसे में पार्टी परेशान होने लगी है। आम आदमी पार्टी के तमाम कारकुनान सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल पार्टी का चेहरा है। आम आदमी पार्टी ने भी रैलियों और इंतखाबी मुहिम का प्लान तैयार कर लिया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।